हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी, फिगर और मैप की हेल्प से देखेंगे ताकि दिमाग में इजीली बैठ जाए। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन वीडियो है, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग है। तो आपसे दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है जनसंख्या का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17.64%। 17.64% ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 2001 से लेकर 11 के बीच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइबेरियाई प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैप में देखिए कि ये जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है ये कहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे मैप में, देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? पुर्तगाल और स्पेन। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है आपका आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा है। देखिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक होता है द्वीप, क्या होता है? द्वीप होता है, और एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, तो इन दोनों में बस इतना सा अंतर है कि द्वीप जो होता है ये चारों तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये क्या है? ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है? ये तीन तरफ पानी से घिरा होता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो है तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, अपना प्यारा भारत है ना, आप ये पोर्शन देखिएगा इसका। ठीक है, तो ये पूरब साइड में इसके बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, क्या है? बंगाल की खाड़ी। नीचे यानी दक्षिण साइड यहाँ पर हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और इस साइड क्या है? पश्चिम साइड क्या है? तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इस भाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रायद्वीप जो हो जाएगा ये तीन तरफ पानी से घिरा होता है, और द्वीप जो होता है ये चार तरफ घिरा होता है। ठीक है, चार तरफ पानी से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है, तो इजराइल में अधिकांशता क्या रहते हैं? यहूदी रहते हैं। ठीक है, यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तेल निष्कर्षण का मतलब क्या है? तेल निकाला जाता है जहाँ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हाई। असम का डिगबोई आप लोग जानते होंगे, सबसे पुराना है वो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुंबई हाई इसका करेक्ट आंसर होगा। मुंबई हाई से भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका लोकेशन आप देखिएगा, तो ये है अपना प्यारा भारत, है ना। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है स्क्वायर शेप में, ये है लोकेशन किसका? मुंबई हाई का, जहाँ से तेल निष्कर्षण का कार्य होता है। ठीक है, सबसे पुराना अगर जो पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? दिग्बोई असम। इवन वो भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे प्राचीनतम है, तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थल
भारत में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी तांबों के लिए बहुत फेमस है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। मैप में आप देखिएगा, ठीक है, ये है आपका राजस्थान, है ना, और यहाँ पे है खेतड़ी। ये किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। तांबा यानी कापर, ठीक है, Cu। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अब ये दूसरा सबसे बड़ा भी है और जनसंख्या में भी दूसरा स्थान रखता है। तो अफ्रीका आप लोग देख रहे होंगे, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये जो है क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये जनसंख्या में भी दूसरा स्थान रखता है और एरिया के वाइज अगर जो देखा जाए तब भी ये इसका दूसरा स्थान है। एरिया में पहला स्थान किसका हो जाएगा? तो ये एशिया जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका फर्स्ट पोजीशन है। एशिया का फर्स्ट पोजीशन है किसमें? एरिया में भी, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन किसमें है एशिया का? पॉपुलेशन में भी, यानी जनसंख्या में भी पहला एशिया महाद्वीप का स्थान है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों की यानी शेड्यूल कास्ट की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका पंजाब स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला का लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन ये क्या है? वेनेजुएला है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? किस महाद्वीप में? तो ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इसमें कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या पड़ता है? एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैप से जब आप पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड होता है, ठीक है, ये फिगर को ज़्यादा कैप्चर करता है, तो ये दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो शहर का नाम क्या हो जाएगा? नवी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है। अब ये नवी मुंबई कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा? ये महाराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र में दो सी पोर्ट है, एक तो मुंबई पोर्ट है, ठीक है, और एक क्या है? ये जो आपको नीचे दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। अगर जो बात करेंगे तो ये पश्चिम साइड के तट पे स्थित है, ठीक है, पश्चिम साइड का जो तट है, क्योंकि भारत में देखिए ये आपका हो गया पश्चिमी तट, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी तट। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं,
तो पश्चिमी तट में यदि देखा जाए तो आपका गुजरात में कांडला पड़ जाएगा, यानी ऊपर गुजरात पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या पड़ जाएगा, गुजरात में कांडला। कांडला एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये आप इधर कहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। महाराष्ट्र में दो हो गया, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आप गोवा आ जाइए, ठीक है। तो मोरमुगांव पोर्ट जो है गोवा में है। नीचे आएंगे तो आपको ये कर्नाटका का एरिया है। यहाँ गोवा आप जानते हैं छोटा सा है, बाकी ये नीचे कर्नाटका का एरिया है, ठीक है। यहाँ क्या है, मैंगलोर पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, कर्नाटका में। और ये आपका हो जाएगा केरल। केरल में कौन सा, कोच्चि पोर्ट है, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। आपसे स्टेट पूछ रहा है कि किस स्टेट में, क्योंकि जनरली जो होता है अदर स्टेट में क्या है, पुरुषों की संख्या कम, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है महिलाओं की तुलना में। लेकिन यहाँ देखिएगा केरला में क्या है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप में लोकेशन देखिएगा तो ये केरल जो है आपको, है ना, नीचे साइड है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या है, आपका केरला है, ठीक है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो यदि आप अरावली का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। इस टाइप से अरावली है आपका, है ना। और यहीं से आपका क्या निकला हुआ है, लूनी नदी निकला हुआ, ये जो नदी है, ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, कच्छ का रण का एरिया है। तो यहाँ जाके ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी। लोकेशन आप लोगों ने देख लिया लूनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अब यहाँ देखिएगा तमिलनाडु क्या है, इसका लोकेशन देखिएगा, ये नीचे के साइड है तमिलनाडु, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, तमिलनाडु है। अब ये उत्तर पूर्वी मानसून यानी इधर से जो आता है, ठीक है। तो सबसे देखिए ये फ्रंट में पड़ जाता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, यानी इस साइड से आता है। तो ये बिल्कुल सीधे पे पड़ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है, उत्तर पूर्वी मानसून का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की विशेषता है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है विशेषता आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। हरित क्रांति के जनक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक क्या हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ये भारत में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, भारत में। वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर जो पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथककृत है। यानी आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है, ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ
मन्नार की खाड़ी भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो इधर जो है ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है, पाक स्ट्रेट इधर है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है ना। तो आप देखेंगे तो ये अलग करने का कार्य बेसिकली दोनों का आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी जनरली जो क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब एक ही रहता है, पाक जलडमरू मध्य। यहाँ दोनों दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे देखेंगे आप पाक जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य क्या होता है, एक सकरा सा पानी वाला भाग होता है, ठीक है, सकरा सा पानी वाला भाग। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल सकरा सा पानी वाला भाग है, पतला सा, है ना। इधर आपका इंडिया पड़ जा रहा है, इस साइड क्या है, इंडिया है, और इधर पड़ जा रहा है ये श्रीलंका, क्योंकि यहाँ तक तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक जो है ज़मीन का भाग दिख रहा है, ये पतला सा पानी का भाग है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को जलडमरू मध्य बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, दो जो भूभाग होते हैं उनको अलग करने का कार्य करता है, ठीक है, अलग करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है। तो एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप में आप देखिएगा, ये है आपका एप्लासियन, ठीक है, एप्लासियन कौन सा है, आपको ये जो मैप में दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है। इधर क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका आपका, ठीक है, और ये है नीचे क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में दो पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है, एक अपलेशियन और दूसरा रॉकी। देखिए ये पश्चिम साइड रॉकी है और पूरब साइड कौन सा है, अपलेशियन है। और अगर जो दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये पूरा आपका जो दिख रहा है यहाँ पश्चिम वाले भाग में, ठीक है, ये क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप इधर देखेंगे तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा एटलस, एटलस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे है ड्रकेन्सबर्ग, ड्रकेन्सबर्ग। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। हिमालय तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, भारत के उत्तर में पड़ता है हिमालय, इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर जो है ऊंचा है, ये 8,848 मीटर ऊंचा है। कहीं कहीं आपको 49-50 भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप यही याद करके चलिए, क्योंकि इसकी हाइट जो है धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे यूराल पर्वत श्रेणी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये पूरा, ये एशिया है, और इधर जो आपको पिंक में दिख रहा है ये है आपका यूरोप। तो यूराल क्या करता है, एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में स्थित है। आप ये कह सकते हैं कि एशिया से यूरोप को अलग करने का कार्य कौन सा पर्वत श्रेणी करता है, पर्वत श्रृंखला करता है, तो यूराल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे यूरोप महाद्वीप में आल्पस पर्वत है, कौन सा है, आल्पस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र 5, ठीक है, क्षेत्र 5 के अंतर्गत। लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सर्कल में दिख रहा है यही है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये देखिए द्वीप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चारों तरफ क्या है, चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है ना, आप देख रहे होंगे चारों तरफ पानी से बिल्कुल
घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीप बोला जाता है। वहीं पे मैं बता रहा था कि ये जो इंडिया का ये वाला भाग है इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं भारत का, क्योंकि ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर है अरेबियन सी है और नीचे हिंद महासागर है, इधर है पूरब साइड बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 और बनते हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। अंडमान निकोबार को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो आपको यहाँ दिख रहा है ना एक लाइन, ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। राजधानी इसकी पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित है, तो आप देख रहे होंगे ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो है ये पोर्शन क्या है? दक्षिणी अंडमान है, इसी पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो वो दक्षिणतम बिंदु है, तो ये दक्षिणी निकोबार पर है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार जिसको बोलते हैं, ठीक है, दक्षिणी निकोबार या ग्रेट निकोबार, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चंपारण कहाँ है? बिहार। 1917 आप लोगों को याद होगा गांधी जी ने जो पहला नील के विरुद्ध जो जबरदस्ती वहाँ तिनकटिया पद्धति अंग्रेज चला रहे थे उसके विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ये कहाँ पर है? चंपारण में है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से, आपको एरिया बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। आप मैप में देख रहे होंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वाला बेल्ट, ठीक है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये पंजाब हो जाएगा ऊपर, फिर बीच में हरियाणा और ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? ठीक है, क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, रानी जी की बावड़ी, बहुत सुंदर सा फिगर है ना। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बूंदी, ठीक है, राजस्थान में क्या पड़ता है? बूंदी, वहाँ पे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? एल नीनो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े भी होंगे कई लोग, है ना। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस महासागर में ये परिघटना घटती है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जो कि महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपको जो ये पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इसी में मैरियाना ट्रेंच जो दुनिया की सबसे गहरी खाई है, वो भी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ही है। ये आपको दिख रहा होगा इसका लोकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट क्या है? ये आयरन का ओर है, अयस्क है, ठीक है।
आयरन के और भी अयस्क हैं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? हेमेटाइट में। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? आपको सबसे दक्षिणी छोर बताना है, यानी सबसे नीचे साइड कौन सा स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। ये आप देखेंगे मैप में तो यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं पर है ना, तमिलनाडु में मैप में देखिएगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है? यही है तूतीकोरिन पोर्ट। अब देखिएगा तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं जिनको आप याद रखेंगे, ठीक है। एन्नोर है, एन्नोर जो सबसे ऊपर पड़ता है तमिलनाडु में, उसके बाद चेन्नई पोर्ट पड़ता है जो कि बीच में है, और सबसे नीचे कौन सा है? तूतीकोरिन है। और इधर आप देख रहे होंगे विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पड़ जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। विशाखापत्तनम कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और ये आपका पारादीप है जो कि उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। तो यहाँ हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएगा? हल्दिया और कोलकाता। कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है, ठीक है, कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है जो कि गंगा की वितरिका हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। गंगा की वितरिका कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो समुद्र के किनारे नहीं, नदी के तट पर है, ठीक है, तो नदीय बंदरगाह हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताया ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है, पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हम लोगों ने पहले पश्चिमी देख लिया था, ये हम लोगों ने पूर्वी देखा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किससे कहा जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये कर्नाटक का है। यहाँ आपको ये जो पोर्शन है यहाँ बेंगलुरु दिख रहा है, ठीक है। तो बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्री तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है पुम्पुहार समुद्री तट? जो चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी। इसका लोकेशन देखिएगा, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है यही है आपका पुम्पुहार समुद्री तट, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये जो आपको स्टेट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर स्थित निर्मित किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा नदी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे लोकेशन नर्मदा नदी का, ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। बाकी नदियाँ ज़्यादातर जो है सामान्यतः भारत में पूरब की तरफ बहती हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर साइड जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नीचे है सतपुड़ा, ठीक है। तो ये दो श्रेणियों के बीच में बहती है। अगर जो उद्गम स्थल की बात की जाएगी तो अमरकंटक श्रेणी से ये निकलता है। अमरकंटक श्रेणी से जो है इसका उद्गम स्थल है। और अमरकंटक श्रेणी कहाँ है? तो ये मैकाले हिल्स का एक जो है श्रेणी है, ठीक है, मैकाले हिल्स का एक श्रेणी है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो इसी पर आपका नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। क्या? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। यहाँ परसेंटेज पूछा है, ठीक है, प्रतिशत में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगर जो प्रतिशत ना पूछा होता, उसके बजाय ये पूछा होता कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी हो जाता है, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन परसेंटेज में पूछा तो मिजोरम, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है मिजोरम, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिजोरम जो है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये 7 सिस्टर्स का भाग है, जिनको 7 बहनें बोला जाता है, उसी का भाग है मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसलों के लिए की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है? तो काली मिट्टी, ठीक है, किसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है? कपास के लिए। काली मिट्टी आपको दिख रहा होगा, ये है जो आपको ब्लैक कलर में, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं? इसी को दक्कन ट्रैप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप बोला जाता है। तो ये काली मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दक्कन ट्रैप भारत में। इसका अगर जो विस्तार देखेंगे तो मुख्यतः 4 राज्यों में है। इधर आपका पड़ जाएगा गुजरात, इधर पड़ जाएगा मध्य प्रदेश, ये है आपका महाराष्ट्र, और नीचे साइड क्या पड़ जाएगा? कर्नाटका। तो 4 राज्यों में ज़्यादातर जो है ये मिट्टी पाई जाती है। कपास के लिए बहुत उपयोगी है। अगर जो बात किया जाए कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में, ठीक है। काली मिट्टी को देखिए, कपास मृदा भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान की राजधानी है। भूटान आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका भूटान, ठीक है। तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू। और इधर आपको जो ये पैरेट कलर में दिख रहा है, ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। भूटान की क्या हो जाएगी? थिम्पू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ये है आपका लाल सागर। लाल सागर यहाँ है और भूमध्य सागर यहाँ है। इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये है आपका स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर ये है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इस मैप में भी आप देखिएगा, ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्वेज नहर करता है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, हम लोगों ने याद किया था स्वाभूला, ठीक है, स्वाभूला। तो स्व से क्या हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। भू से क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। ला से क्या हो जाएगा? लाल सागर। तो स्वाभूला यानी स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंघी या कॉम्बिंग द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिंग द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको ओटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटाई बोला जाता है। ये आपको मशीन दिख रहा होगा, इसके थ्रू जो है ओटाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कपास से जो है बीजों को अलग करने का कार्य किया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, इधर जो है मशीन में, यहाँ सीड जो है
गिर जाता है, और इधर आपका कॉटन फाइबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गौरी कुंड। गौरी कुंड कहाँ आपका पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ता है। ये आपका उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी में क्या पड़ेगा? गौरी कुंड, है ना, गौरी कुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, अब आप जरा समझिएगा कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे सिंधु हो गया, ठीक है, सिंधु हो गया, गंगा नदी हो गई, है ना, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सब ग्लेशियर से निकलते हैं। तो ये बारहमासी नदी हैं, यानी जो उत्तर भारत की नदियां हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर से निकलती हैं, ये बारहमासी नदियां हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, अब सिंधु में पूरा एक तंत्र है, आप लोग जानते होंगे, कई नदियों, सिंधु की जो चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, एक तंत्र बनाती हैं। ऐसे ये गंगा नदी का भी एक पूरा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का भी एक तंत्र है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं वो क्या, वो बारहमासी नदी हैं। इसका मतलब उसमें साल भर पानी रहता है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसमें साल भर पानी नहीं रहता है। ये गैर बारहमासी नदियां कहलाती हैं, क्योंकि इसमें साल भर पानी नहीं रहता है। बरसात में अच्छा खासा पानी रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सूखने लगती हैं, ठीक है। तो ये अंतर है दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कृष्णा नदी ये है आपका, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की नदी है। इसमें कुछ सहायक नदियाँ जो आपसे पूछ लेता है उसको आप ध्यान देंगे। एक ये ध्यान रखना है भीमा आपको, दूसरा कोयना, है ना, और घटप्रभा और मालप्रभा, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पूछ लेता अलमाटी बांध के बारे में, ठीक है, तो अलमाटी बांध को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ठीक है, इस टाइप का जो है मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी, है ना, जो कि चाय और कॉफ़ी के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय और कॉफ़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के से जोड़ता है, ठीक है, तो किससे जोड़ता है? पोरबंदर को। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, ये बेसिकली नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज हैं। आपसे पूछ रहा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है ये असम के सिलचर से, आपको सिलचर ये दिख रहा होगा पूर्व साइड में, जो कि असम में पड़ता है, ठीक है, और ये पश्चिम साइड में गुजरात में आपका पड़ जाता है पोरबंदर। इसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये पूर्वी पश्चिमी यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर दक्षिण गलियारा भी है। यहाँ आप देख रहे होंगे श्रीनगर, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर। इस श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है? तो ये कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी जो कि आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु का एकदम बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, ठीक है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? उत्तर दक्षिण गलियारा, और वहीं पर पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका उपयोग सामान्यतया
सौर सेल बनाने में होता है, ठीक है। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। ये आपको दिख रहा होगा सौर सेल, ठीक है, सोलर सेल जो है दिख रहा होगा। इसी की मदद से पूरा पैनल बनाया जाता है ना, जो कि क्या करता है, जो सौर ऊर्जा होता है ना उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल का कार्य क्या है? ये सोलर एनर्जी को जो क्या है विद्युत एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर। लोकेशन आप देखिएगा इसका, तो ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये है बरमूडा ट्रायंगल, और ये आपका पड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका, और इधर नीचे क्या है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इसी में पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जहाज या कोई भी वस्तु अगर जो यहाँ पे जाती है तो ये नीचे की साइड खींच लेता है, ठीक है, यानी डूब जाता है इसमें, है ना। तो लोकेशन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को जो है जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इधर से आके जो है ब्रह्मपुत्र और इस साइड से गंगा नदी जब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो इस धारा को मेघना बोला जाता है। मिलने के बाद जो धारा बनती है इसको बोला जाता है मेघना, है ना। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना, जमुना बोला जाता है, जमुना, ठीक है, जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा, पद्मा बोला जाता है। और मिलने के बाद दोनों क्या हो जाएंगी? मेघना बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी, जो कि कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये आपको दिख रहा होगा मैप में, है ना, ये है आपका वेटिकन सिटी, जो कि एक छोटा सा देश है। ये देखिए बहुत प्यारा सा दिख रहा होगा आपको, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ फिगर में, ठीक है, तो ये आपका है क्षोभ मंडल, इसी में सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर पड़ जाएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, और इसी में आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है, ठीक है, O3। ओजोन लेयर किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप के बाद पड़ जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो मंडल ऊपर पड़ जाता है और दो ही मंडल इसके नीचे है, तो इसीलिए बीच वाला हो जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर पड़ता है आयन मंडल, और ये है आपका बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, सबसे बाहर पड़ता है, इसलिए इसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, ये जो पिंक कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये है बांग्लादेश, यहाँ पर जो ग्रीन में दिख रहा है ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। अगर जो लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी लंबी सीमा ये साझा करता है। अब इसके अलावा देखेंगे, ये तो बांग्लादेश जो है सबसे लंबा सीमा साझा करता है, इसके अलावा आप सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है।
आप याद करने के लिए एक शब्द याद रखेंगे, बचपन MBA, ठीक है, बचपन MBA, है ना। अब बचपन MBA से देखिएगा, बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश। अब ए पर ध्यान नहीं देना है, जितना इसमें ए आया है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा पाकिस्तान, और उसके बाद हो जाएगा नेपाल, ठीक है। अब MBA से क्या हो जाएगा, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान से के साथ ये देखिएगा बहुत छोटा सा सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये बचपन MBA से आप लोग याद रखेंगे। बचपन में जो ए आ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, सी से हो जाएगा चाइना, पी से पाकिस्तान, यहाँ से नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा कौन सा साझा करता है, बांग्लादेश, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसको रेड क्लिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ बोला जाता है। और ये भारत और ये चाइना के बीच की जो सीमा है इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, डूरंड। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र, ठीक है, जवाहर कला केंद्र, इसकी जो संरचना है किस पर है, आधारित है 9 ग्रहों पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है फिगर में जवाहर कला केंद्र, ठीक है। और ये गोल सा जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी के अंदर का भाग यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये है जवाहर कला केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है ना, जो कि 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अब ग्रहों की संख्या कितनी रह गई है, 8, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, मृत सागर, ठीक है, डेड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में, है ना। कहाँ पर है, एशिया। आप मैप में देखना चाहेंगे तो ये है आपका डेड सी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है डेड सी है यही, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। डेड सी में जो जल है वो अत्यधिक खारा है ना, इसी वजह से इसमें लोग तैरते हैं, ठीक है। यानी जिनको तैरना नहीं भी आता वो भी तैरने लगते हैं इसमें, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। पानी लीजिए, बहुत सारा नमक उसमें घोल दीजिए, तो जो चीज़ें पानी पे नहीं तैरती वो भी तैरने लगेंगी, ठीक है। तो आप स्वयं से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है। फिशिंग ग्राउंड समझ रहे हैं ना, जहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड आपको ये मैप में दिख रहा है, ठीक है। ये पोर्शन जो है न्यू फाउंडलैंड है। इधर से आती है आपकी लेब्राडोर धारा, ठीक है, और ये नीचे साइड से जाता है गल्फ स्ट्रीम। अब देखिएगा ये है ठंडी जलधारा। लेब्राडोर कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम कैसा है, ये गर्म है। तो जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती है, यहाँ मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लोग मछलियों का शिकार आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका बीचों बीच क्या है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी जलधारा जाएगा तो उसका प्रकृति जो है नेचर गर्म रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये भूमध्य रेखा की तरफ से ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई पोल की तरफ से आता है भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है, चाहे वो साउथ पोल से आ रहा हो या नॉर्थ पोल से आ रहा हो, तो उसका जो नेचर होगा वो ठंडा होगा, ठीक है।
जैसे आपको ये लिब्राडोर दिख रहा होगा तो ये ऊपर से आ रहा है, यानी पोल की साइड। इधर आपका उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ से ये आ रहा है, तो इसका नेचर जो है प्रकृति कहता है ये ठंडा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, ठीक है, यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से भी यूपी प्रथम स्थान रखता है, फर्स्ट पोजीशन है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ओवरऑल जनसंख्या की बात की जाए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल में अगर जो बात किया जाए, एरिया में यूपी फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। पहले पर है आपका राजस्थान, पहले पोजीशन पे कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा पहले पोजीशन पे। उसके बाद मध्य प्रदेश है, एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की, ठीक है, मध्य प्रदेश है। और उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे स्थान पे आता है आपका यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एरिया में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिस्ता। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ मैप में आप देखिएगा, ठीक है, सिक्किम से निकलती है कहा था, ठीक है। तो सिक्किम आपका कहाँ पर है? ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये है सिक्किम। और यहाँ से आप देख रहे होंगे तिस्ता नदी निकली हुई है और आकर यहाँ ब्रह्मपुत्र में मिल गई है, ठीक है। तो तिस्ता नदी जो है सिक्किम से निकली हुई है और आकर ब्रह्मपुत्र में मिल गई है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपको और भी ध्यान रखना है, ये लोहित जो है ये पूरब साइड से आके मिलता है ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में पूरब साइड से आके मिलता है लोहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन वायुमंडल किस परत में सर्वाधिक सघन है? ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका समताप मंडल। इसी में हवाई जहाज भी उड़ता है और इसी में ओजोन लेयर भी पाया जाता है आपका, ठीक है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाता है। क्योंकि अगर जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आएंगी तो त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कौन देता है? ओजोन, यानी O3 जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगोंग सो झील, ठीक है, पैगोंग सो लेक भारत और द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। तो ये जो झील है पैगोंग सो झील, ये भारत और चाइना, ठीक है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये है चीन आपका, आप देखेंगे ये है लोकेशन, आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये झील है ना, यही है आपका पैगोंग सो झील, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका भारत में है और कुछ हिस्सा इसका चाइना में है, तो दोनों देश इसका इस्तेमाल अपना करते हैं, ठीक है, इसके जल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो मांजुली द्वीप है ना, मांजुली द्वीप। इवन ये विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत का तो है ही है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? मांजुली द्वीप, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पड़ता है। ब्रह्मपुत्र आप देख रहे होंगे, ये है मांजुली द्वीप, जो कि मैप में देखेंगे तो यहाँ कहीं पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, ठीक है, मांजुली द्वीप।
और ये आपका जो मैप दिख रहा है ये क्या है, असम का मैप है ना। और मांजुली त्यौहार भी असम में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। माजुली त्यौहार, ठीक है, यदि माजुली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो वो असम में। तो यहाँ से आप लिंक करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को बहाता है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को किस झील में बहाता है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो इरी झील है, ये पानी, इसका पानी जो है बहकर किस झील में जाता है, ठीक है। तो ओंटारियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओंटारियो झील है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, ये है आपका इरी झील, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इरी झील है, और इधर है ओंटारियो लेक, और इसी के बीच में है नियाग्रा फॉल्स, ठीक है, नियाग्रा फॉल्स। इसमें देखिएगा, इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ये है आपका इरी झील, ये है ओंटारियो लेक, ठीक है, ओंटारियो लेक है, और यहाँ आपका बीच में पड़ जाएगा नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। और ये जो नदी है ये नियाग्रा नदी है, नियाग्रा नदी में ही, नदी पर ही कौन सा फॉल्स पड़ जाएगा, नियाग्रा फॉल्स, जो कि क्या करता है, इरी झील के पानी को कहाँ पहुँचाता है, ओंटारियो झील में पहुँचाता है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर, तो ये लेक सुपीरियर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है लेक सुपीरियर, ये विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। लेक सुपीरियर जो है विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, ताज़ा पानी कह लीजिए या मीठा पानी कह लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा आपको ये मिशिगन दिख रहा है, ह्यूरॉन दिख रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ से पूछा जाता है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज करने के लिए कहेगा, ठीक है, पश्चिम से जो है पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज करने के लिए कहेगा, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लेक सुपीरियर, यानी लेक सुपीरियर सबसे पहले आएगा, उसके बाद मिशिगन आएगा, फिर ह्यूरॉन आएगा, इरी लास्ट में आएगा ओंटारियो झील, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अब ये जो झीलें हैं ये ऊपर पड़ जाता है कनाडा और नीचे पड़ जाता है यूनाइटेड स्टेट, तो ये बॉर्डर पे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सब बातों को। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।